सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं अपने कुछ विचार है जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए कि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से स्टडी करी है और ये जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए वर्क कर रही है और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो देखते हैं कि मेरा जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क करे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, पहला पहला जो पॉइंट है वो है कि चीज़ों को कनेक्ट करना। तो चीज़ों को कनेक्ट किस प्रकार से करना है, जैसे मान लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह याद है, तो आप उसके आसपास से कुछ भी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करो। शुरुआत में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाद में ये बहुत आसान होगा और इससे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। तो देखते हैं। तो मान लो कि सबसे पहले आपके पास प्रश्न आया कि संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ? तो आपको नहीं पता कि संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ, ठीक है? लेकिन सभी ने ये तो पढ़ा होगा कि ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ। तो ग्रीष्ममेल का युद्ध है, वो लगभग मेरे ख़्याल से सभी को पता है कि ग्रीष्ममेल का युद्ध है, वो सुमेल का युद्ध है, वो जनवरी 1544 ईस्वी में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था। तो जब मैंने किताब में पढ़ा तो मुझे पता चला कि दादू दयाल जी का जन्म भी सन 1544 ईस्वी में हुआ। तो एक ही चीज़ जो मुझे याद थी, उससे मैंने 2 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। एक तो ग्रीष्ममेल का युद्ध, दूसरा दादू दयाल का जन्म। तो दादू दयाल का जन्म 1544, ग्रीष्ममेल का युद्ध 1544, ठीक है? इस तरीके से आप याद करना सीखो। दूसरा, अगर मैं इसमें 100 और ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1644, ठीक है? तो 1644 में आप देखो कि क्या हुआ था, इतिहास में ये वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको याद होगा कि 1644 में जो है वो 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी। 1644 में मतीरे की राड़, ठीक है? तो 1544 में दादू दयाल का जन्म, गिरी सुमेल का युद्ध और 1644 में मतीरे की राड़। इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करते करते पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होगी और आप लंबे समय तक उनको याद रख पाओगे, ठीक है? कुछ और देखते हैं। जैसे जैसे कि मान लो कि आपने सभी ने पढ़ा होगा राजस्थान का एकीकरण, ठीक है? राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ में कौन-कौन से ज़िले शामिल हैं? मत्स्य संघ में लगभग सभी ने ट्रिक बना के पढ़ी होगी कि एबीसीडी है, ए, बी और सी और डी। मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये ज़िले है वो मत्स्य संघ में शामिल है। तो आप फिर मतलब कि कुछ ऐसा करो कि ये ज़िले आपको याद हो गए, तो किस चीज़ से इनको कनेक्ट किया जा सके। तो जब मैंने ये बुक में पढ़ा तो मुझे मिला कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये जो प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली और धौलपुर प्रजामंडल, ये सभी इन सभी की तारीख एक है, ठीक है? तो अगर मैं इनकी तारीख 1938, इन सभी प्रजामंडल का जो गठन है वो 1938 को हुआ था। तो अब मेरे मुझे एक साथ 4 प्रजामंडलों की तारीख याद हो गई। अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। तो इन चारों प्रजामंडलों की स्थापना है वो 1938 में हुई थी। इसके अलावा आप और ये जानने की कोशिश करो कि 1938 में या फिर इसके आसपास किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो किन प्रजामंडलों का, सॉरी, स्थापना नहीं, गठन। तो किन प्रजामंडलों का गठन हुआ। तो मैंने जब और इस पे रिसर्च किया तो मेवाड़ और सॉरी मेवाड़ मेवाड़ और शाहपुरा, मेवाड़ और शाहपुरा दो ऐसे प्रजामंडल है जिनका गठन 1938 में ही हुआ है। तो एक साथ आपको 6 प्रजामंडलों की तारीख याद हो गई और सबसे मुश्किल चीज़ें होती है यही, डेट वगैरह याद करना सबसे मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल भी एबीसीडी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इस तरीके से
आप लगातार पढ़ते रहोगे तो शुरुआत में ये चीज़ें आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ते जाओगे, ये चीज़ें आसान होती जाएगी। इसी तरीके से कुछ और देखते हैं कि मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि उम, मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ 1498 में, 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ। तो फिर आप मतलब कि कनेक्ट करो कि इससे आस-पास की चीज़ें और क्या हो सकती है। तो मुझे याद है कि 1498 में ही जो वास्को डी गामा है, वो भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है? तो एक चीज़ और याद होगी कि 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ और 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा उसने भारत की यात्रा की, ठीक है? इस तरीके से लगातार आप पढ़ते रहोगे तो आपको पढ़ने का तरीका आसान तो लगेगा ही लगेगा और आप जल्दी ही चीज़ों को एक-एक करके कवर करते जाओगे, ठीक है? इसी प्रकार से एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि हमारे जो राजस्थान के शेर के नाम से जाने जाते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी में, ठीक है? 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और उनको राजस्थान का शेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब अरावली की जो दूसरी ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर के बाद में शेर। तो शेर जो चोटी है, इसकी ऊंचाई भी कितनी है? वो है 1597। तो आपको महाराणा प्रताप की मृत्यु याद हो गई और गुरु शिखर की ऊंचाई याद हो गई। सॉरी, शेर की जो चोटी है, शेर जो गुरु शिखर के बाद दूसरी ऊंची चोटी है अरावली की, उसकी आपको ऊंचाई याद हो गई, ठीक है? इसी तरीके से आप चलो इतने काफ़ी हो गए और देखते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ते रहोगे लगा इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप जल्दी ही चीज़ों को याद करने में आपको सफलता मिलेगी। ये मेरे लिए ये चीज़ें वर्क करती हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अ, एक दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कोई भी चीज़ आप पढ़ो, तो आपके पास मैप होना ज़रूरी है। मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। मैप हमेशा बहुत ही और आपके पास एक मानचित्रावली की बुक होनी चाहिए, जो सिकवाल की मानचित्रावली आती है, या फिर आप राजस्थान का एटलस ले आइए। दक्ष का जो एटलस है वो मुझे मेरे पास है और मैंने सारी चीज़ें जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, चाहे खनिज हो, परिवहन हो, नदियाँ हो, झील वगैरह सभी मैप से याद करी है। तो मैप बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मिट्टियों के बारे में आपको पूछा, तो आप उसमें उसको मैप में आप लिखो। जैसे वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, तो आप उसमें देखते हैं कि जो वर्टिसोल्स मिट्टी है, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो इस क्षेत्र में है वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर है जो अल्फीसोल्स मृदा है, वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है? फिर ये अरावली क्षेत्र है और यहाँ पे इंसेप्टिसोल्स मृदा है, इंसेप्टिसोल मृदा है और यहाँ पे है एंटीसोल मृदा, ठीक है? यहाँ पे एंटीसोल्स मृदा और ये जो बीच का क्षेत्र बच गया यहाँ, जो शेखावाटी क्षेत्र और अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसको उस क्षेत्र में एरिडिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कि इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है। जैसे आपको पूछ लिया कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको मैप याद है कि इस क्षेत्र में जो है वो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप मैप मैप आपको एक चीज़ और आपको मैप में ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले वो कौन-कौन सी जगह है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 4 या 5 मार्केट से मैप लेके आइए और उनको डेली एक-एक मैप भरिए और इस तरीके से 3 या 4 दिन लगातार भरोगे तो आपको मैप पूरा याद हो जाएगा। मैप याद होना अनिवार्य है, मतलब कि बिना मैप याद के आप बहुत चीज़ों को रटना पड़ेगा आपको जब मैप याद होगा। अभी आरएस 2021 में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन से ज़िले संलग्न ज़िले हैं? तो उसका सही आंसर था कि जालौर, पाली और नागौर। देखने में ये ज़िले बहुत दूर-दूर लगते हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों की ये तीनों हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो मैप अगर आपको याद होगा, तो मैप याद होने से आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखने में फ़ायदा होगा। एक चीज़ें ये भी है कि अब देखो, आप यूट्यूब से कम पढ़ाई करो। यूट्यूब और सोशल मीडिया का कम से कम
प्रयोग करो। क्योंकि यूट्यूब पे ना जो भी कोई भी आपको पढ़ाता है वो आपको एक पर्सन बताता है और एक पर्सन में ही कम से कम 5 मिनट आपकी ख़राब कर देता है। जबकि आप बुक से पढ़ते हो तो बुक से आप 5 मिनट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, यूट्यूब से आप पढ़ोगे तो वो टीचर है वो आपको पर्सन पढ़ के देगा और एग्ज़ाम टाइम में आपका दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। क्योंकि जब आप खुद बुक से पर्सन पढ़ते हो तो आपको एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करना पड़ता है। इससे आपका दिमाग एक्टिव होता है और एग्ज़ाम में ना ये चीज़ें बहुत काम करती है। वहाँ आपको कोई क्वेश्चन को पढ़कर नहीं देगा। आपको धीरे-धीरे पता ही नहीं चलेगा, इस चीज़ की आदत हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे आप लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ये कारण इसीलिए होता है क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देख लिए और उनके माध्यम से टीचर ने पढ़ के दे दिया, आपने सिर्फ़ सीधा आंसर टिक किया। ठीक है? ऐसे करते-करते आपकी दिमाग की जो एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करने की क्षमता है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो जहाँ तक मैं मेरी राय है कि आपको यूट्यूब और सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते, हो सके तो कम से कम चलाइए, लेकिन जब ज़रूरत आपको लगे तो ही आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहें। आगे देखते हैं। एक चीज़ और है, वो है कि जैसे आपने कितना पढ़ लिया, कितना भी पढ़ लिया, लेकिन विदाउट टेस्ट सीरीज़ के वो चीज़ें वर्क नहीं करती। 50% आपने मतलब कि जो प्रिपरेशन है आपकी वो पढ़ने से होती है, बाकी 50% है वो टेस्ट देने से वो 50% कंप्लीट होती है। टेस्ट सीरीज़ देने से फ़ायदा क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खूब स्टडी करी लगातार 6 महीने 1 साल तक, और जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे स्कोर बहुत कम होते थे। तो मैंने धीरे-धीरे फिर मुझे पता लगा कि मैं टेस्ट देने से वो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे आते-आते भी गलत होते थे, वो धीरे-धीरे गलत होना कम हो गए। क्योंकि जो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन होते हैं, धीरे-धीरे अपना माइंड है ना उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। वो उनको काटना मतलब कि हमारे लिए आसान हो जाता है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देने से हम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। ठीक है? तो और टेस्ट भी ऐसे नहीं, टेस्ट भी कोई अच्छी मतलब कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस लेवल से एक स्टेप ऊपर के लेवल के आपके पास टेस्ट होने चाहिए। कोई भी बढ़िया टेस्ट सीरीज़ आप देख लेना, और वो टेस्ट देने से आपकी पढ़ाई है वो उसको मतलब कि पूरी तरीके से वो यूटिलाइज हो पाएगी। आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो आप कौन सी चीज़ें भूल रहे हो और कौन सी आपको याद है, वो टेस्ट सीरीज़ देने से ही आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। मैंने इसके अलावा आप देख जी, अ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने है जो वो वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना अपना और अपनी राय बता रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप यही टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। मैंने जो क्वालिटी एजुकेशन है उसकी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पटवारी की मेरी प्रिपरेशन थी, और मैं प्रिपरेशन पटवारी ही की कर रहा था, लेकिन उसका लेवल थोड़ा हाई था, तो उसकी वजह से मेरा आरएस परी भी क्लियर हो गया, पटवारी भी हो गया, और इसके अलावा मेरा रेलवे में भी अच्छा प्रदर्शन रहा और एसआई में भी हो गया। और क्योंकि उसकी टेस्ट सीरीज़ इतने हाई लेवल की थी कि उसमें सभी चीज़ें कवर हो रही थी, और मेरा ग्राम सेवक भी काफ़ी अच्छा गया है। तो इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इतना होना चाहिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो तो उसका लेवल ऐसा नहीं कि आपको जो जिस स्तर की आपने स्टडी करी है उस स्तर से नीचे का स्तर का वो टेस्ट सीरीज़ वो नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का ही होना चाहिए, ताकि आपको नया कुछ सीखने को मिले। ऐसे नहीं कि आपने टेस्ट दिया है, आपने जो पढ़ा है उसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहा, और वो ऐसी नॉर्मल चीज़ें आ रही है जो लगभग सभी को आती है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ आप ऐसी चीज़ जॉइन करने से मतलब कि बचें और अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। जी धन्यवाद।